नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल्स विद आकाश पे बहुत बहुत स्वागत है। HAS या HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो मेंस का एग्जाम है वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ। आपको जैसे पता ही होगा, हर एक बच्चे को पता होगा। उसमें मैंने ज्यादातर देखा कि काफी जो YouTube चैनल्स हैं, जो लोग हैं वो जितने भी एग्जाम्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कैंडिडेट्स हैं जो आगे एस्पायर कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज मिसिंग है अभी वो है जो ऑप्शनल के पेपर है। कोई भी ऑप्शनल का पेपर अभी किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। इवन मैंने ये भी देखा कि जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो हमने क्या करना है, आज से मैं आपके साथ में सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल, जैसे हमने HPS एक्सक्लूसिवली जो PDF है वो भी डाली थी। आपने अगर देखी हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ी है, बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी मिला। मोर देन 1500-1600 स्टूडेंट्स हैव डाउनलोडेड द डॉक्यूमेंट, है ना। तो आई होप कि उससे आपका कुछ फायदा हो जाए। उसके बाद में आज से हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं सारा जो पेपर है उसको डिस्कस कर दूंगा। मैं अच्छे वे से आपके साथ में टॉपिक वाइज टॉपिक जो है चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में 8 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है पूरे एक एग्जाम में, वैसे ही हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 8 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलो आपके 8 टॉपिक्स जो है वो तैयार होने वाले हैं आज, है ना। तो पहले 2 क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर हम ऐसी जो हमारी सीरीज है वो प्रोसीड करती रहेगी। फिर जब ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, आई विल बी डिस्कसिंग द इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है, मतलब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दोबारा से हम उसको क्या करेंगे, अभी एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश इस वजह से बोल रहा हूँ, कई बार शेड्यूल ज्यादा बिजी हो जाता है तो वो फिर एक्टिव वाली जो चीज मैं बोल तो देता हूँ लेकिन वो कर नहीं पाता, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आए कहां से, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से जो कमीशन है वो उठा रहा है और डाल रहा है, ठीक है। तो देखिए, आइए डिस्कशन स्टार्ट। हम एग्जाम देखेंगे, पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर आता है। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले मेंस नहीं दिया, चाहे वो UPSC या फिर HAS का, तो एक बार पेपर देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई देर आर 8 क्वेश्चंस, मतलब हमारे यहाँ पे एक जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 8। हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है। हमें पहली चीज ये पता लग रही है। नंबर 2, 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हमें मान के चलना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स का हमारे पास जो क्या है यहाँ पे पेपर हमें देखने को मिलेगा, मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो गए मेरे प्रॉपर टोटल। 3 घंटे का पेपर है भाई, 5 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल केस। अब इसमें तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब 8 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। फिर जो 7 रह जाएंगे उसमें से 4 कर लेंगे अटेम्प्ट, है ना। मैं मतलब वही उसी तरह से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं जैसे किसी स्टूडेंट ने करना होगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन इक्वल कैरी मार्क्स ये वो करके, ठीक है। राइट आंसर इज इन लेजिबल हैंड राइटिंग, है ना। तो वो क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि भी वहां पे कुछ ऐसे कीड़ा मकोड़ा सा कर दो, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब एक अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, मतलब पढ़ी जाए वो वाली चीज यहाँ पे बोल रही है, बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ये मुझे पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है, सुपाठ्य शायद से, तो लिखावट में उत्तर लिखे, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है। तो ये अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है शेल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये वो करके सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है वो क्या है, ये वाली चीज। तो हमारे पास सेकेंड चीज क्या आती है यहाँ पे, कि वही सेम चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और फिर उसके बाद में हमें 7 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पक्का करना है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं। हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी से ऑब्जेक्टिविटी कैसे डिफरेंट है वो पूछ रहा है, मतलब क्या उनमें डिफरेंस रहेगा या फिर क्या क्या चीजें हैं, दोनों उसके बारे में पूछ रहा है। और एल्यूसिडेट द डिस्कोर्स बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, है ना। तो उसमें हमने क्या बताना है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बारे में बताना। तो हमारे पास राजे यहाँ पे अगर देखने लायक चीज आए तो हमारे पास क्या चीज यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रही है। नंबर 1 उन्होंने हमारे से क्या पूछा है कि हमें ये बताइए ऑब्जेक्टिविटी
और वैल्यू जो न्यूट्रलिटी है उसमें क्या डिफरेंस है, पहली चीज ये पूछ रहे रजत। नंबर टू, वो हमारे से ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ में अगला जो उसने पार्ट पूछा वो पार्ट है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, जैसे वीडियो में मैंने पहली बात की कि हमने सोशियोलॉजी के आपके लिए जो पीडीएफ के फॉर्म में सोशियोलॉजी के नोट्स एक्सक्लूसिवली एचएएस के लिए निकाले थे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। ठीक है, मोर देन 1500 1700 इतना कुछ डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये चीज हमने लिखवाई हुई है, कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, मतलब कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन बना के डाला है। पहली चीज तो सिलेबस में। नंबर टू, प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे 2-3 साल से यही क्वेश्चन आ रहा है भाई। पिछले साल देखोगे पहला क्वेश्चन यही था। तो इस तरह के आपने देखना है कि अगर आपने बहुत अच्छे वे से प्रीवियस ईयर को भी देख लिया है, बहुत अच्छे वे से प्रीवियस ईयर को बना के रखा हुआ है अपने पास, 5 साल के या 7 साल के, आपका पेपर ये अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। ठीक है, तो पहले तो हम राजे ये चीज मैंने आपको बताया। अब एक और चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है एचएएस की, एचपीएस कमीशन की, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी। वो कहता है ये 5 नंबर का है, फिर उसके बाद में ये 15 मार्क्स। मतलब दूसरी वाली चीज, आपको ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी कम बतानी है, ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को ज्यादा बताना है ना। तो ये चीज हमें यहां तक समझ में आ गई। अब देखते हैं भाई ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है या फिर वैल्यू न्यूट्रलिटी में क्या आइडिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ में अपने आप ही आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, जब भी आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च करने की बात करते हैं। मतलब कि जो भी हमारी सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उसके ऊपर हमें रिसर्च करना होता है। मतलब कोई पॉवर्टी है, हंगर है, कोई भी इश्यूज है, विलेज है, कास्ट है, फलाना ढिमकाना, जितना भी है उसके ऊपर रिसर्च करूंगा मैं, है ना। उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ठीक, अब सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हुए सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है जी, ये इंसान है, इसका नाम है ए इंसान। ठीक है, एक और इंसान है, इसका नाम है बी। ठीक है, ये जो बी वाला बंदा है ये आया यूएसए से, ध्यान से समझना। ये जो बी वाला बंदा है ये आया यूएसए से, और एक हो गया ए वाला इंसान। अब ये जो ए इंसान है ये है इंडियन। ठीक है, ये है इंडियन। अब इसकी जो वैल्यूज है वो कुछ अलग होंगी। अगर ये कहीं पे सपोज ये जो इंडियन बंदा है ये यूएसए में चला गया, ठीक है, यूएसए में जाके इसने उनका कल्चर देखा कि दे आर द कल्चर इज वेरी ओपन। ठीक है जी, कि जो चीजें हमारे यहाँ पे टैबू हैं, लाइक सेक्स इज टैबू इन आवर सोसाइटी, ठीक है, बात करना भी गलत हो जाता है, तो वो वहां पे बड़ा ओपन है। ठीक है, कुछ भी मतलब जो कल्चर है बड़ा डिफरेंट है। अब इसके दिमाग में तो इंडियन वैल्यूज है। अब अगर ये इंडियन वैल्यूज को दिमाग में रख के वहां पे रिसर्च करेगा तो वो तो बोलेगा कि यहाँ का जो कल्चर है वो बकवास है, ऐसे बोल देगा। तो इसका मतलब है वो क्या नहीं देख पा रहा, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं देख पा रहा। मतलब वो अपनी वैल्यूज को साथ में रख के, मतलब कि वो उसकी अपनी वैल्यूज को साथ में रख के वो वहां पे रिसर्च कर रहा है, तो वो उसकी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं पे बायस हो सकती है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और, ये उसी तरह से जो यूएसए का बंदा है बी वाला, अगर वो यूएसए में रिसर्च करेगा तो ही विल बी हैविंग यूएसए वाली वैल्यूज, उसको अपना कल्चर बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ कमियां भी होंगी कुछ गलतियां भी होंगी वो भी अच्छी ही मानेगा। ठीक है, वो बोलेगा नो नो दिस कल्चर इज वेरी गुड। तो ये तो दो चीजें होगी। एक और एग्जांपल, एक ए बंदा है एक बी इंसान है। जो ए वाला इंसान है, ठीक है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मण है। और जो बी वाला इंसान है उसकी हम बाद में बात करेंगे। एक ए इंसान है जो कि ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण जो ए इंसान है ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए एक इंडियन विलेज में जाता है, किसी इंडियन विलेज में चला गया। वहां पे ब्राह्मण डोमिनेंसी थी बहुत ज्यादा, वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, डोमिनेंट था। जो लोअर कास्ट है, जो शूद्र है, उनको सुप्रेस किया जा रहा था सोसाइटी में। इसको लगा नॉर्मल केस, इसको लगा नॉर्मल सी बात है, ये तो होना ही था। क्यों? द पर्सन इज हैविंग ब्राह्मणिकल वैल्यूज। तो उसकी जो रिसर्च है कहीं ना कहीं पे वो, उसको हम क्या मानेंगे, बायस्ड मानेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है कि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो साफ तौर पे जो शब्द है यहाँ पे क्या आएगा,
ऑब्जेक्टिविटी माने क्या? ऑब्जेक्टिविटी यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिविटी माने वैल्यू न्यूट्रलिटी, मतलब आपको अपनी कोई भी जो वैल्यू है वहां पे नहीं डालनी, या फिर मैं यहां पे बोल दूं अनबायस्ड रिसर्च, कोई भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए। इट मींस आपकी जो रिसर्च है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, बायसनेस नहीं वहां पे झलकनी चाहिए। सो अनबायस्ड रिसर्च अगर होएगी तो वहां पे क्या आएगी? वैल्यू न्यूट्रलिटी आएगी। वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी माने ओके भाई, जो अप्रोच है मेरी क्या हो जाएगी? वैल्यू न्यूट्रल। मैं अपनी वैल्यू कोई भी नहीं डालूंगा और मेरी जो रिसर्च है वो क्या आएगी? अनबायस्ड रिसर्च आएगी। जो लोग अनबायस्ड रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं, जो वैल्यू न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जो बोलते हैं कि सारा कुछ क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव माने क्वांट है, क्वांटिफिकेशन है, जो सामने दिख गया वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा भाई। यहाँ पे सपोज ये वाली जो चीज है यहाँ पे, दोबारा से बनाते हैं, ये वाली जो चीज है यहाँ पे ये पड़ी है, ठीक है, इसको प्यार से बोल रहे हैं ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस। दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। जो ए बंदा है उसने बोला ये ऑरेंजेस हैं, जो बी बंदा है वो बोलता है आई लव ऑरेंजेस, ठीक है। अब सपोज करके चलते हैं ऑरेंज में कोई बीमारी भी आ गई, कल को वो खराब भी करने लगे, ए बोलेगा ये ऑरेंजेस है ये बीमार करते हैं, बी बोलेगा ना जी कभी कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं किसको? ऑरेंजेस को। मतलब बी ने अपनी क्या डाल दी यहाँ पे? वैल्यू डाल दी, ठीक है। बी बी ने अपनी डिजायर डाल दी, डिजायरेबल, डिजायरेबिलिटी, मतलब क्या डिजायर थी उसकी। तो इसको हम बोलते रहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज सामने सामने दिख रही है। साइंटिफिक, साइंस ऐसे थोड़ी ना यार, साइंस तो साइंस है ना, ऑब्जेक्टिव है, क्वांट है वो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? वैल्यू न्यूट्रलिटी। इतना क्लियर होगी बात? तो वो अगर वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसमें ऐसा नहीं है कि भी ऑक्सीजन थोड़ी सी ज्यादा डाल दो करके मुझे ऑक्सीजन प्यारी है। वो तो फिर बायसनेस वाली जो चीज है वो हो जाएगा, है ना। तो वो आपने यहाँ पे चीज को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है ना जी। तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्टिविटी माने यहाँ पे अनबायस्ड रिसर्च, इतना क्लियर होगी बात। अनबायस्ड रिसर्च माने यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है कि नहीं भाई? वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब ये तो होगी एक पार्ट, और इसको हमने क्या बोला था? ऑब्जेक्टिविटी। और इन्हीं वाले जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है इनको हम प्यार से बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट डज नॉट मीन्स के बी पॉजिटिव, भी हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेंगे, वो वाली चीज नहीं रह जाए। मतलब जो बिल्कुल ही स्क्रैप से बच्चे अगर कोई समझ रहे हैं तो मैं उनको समझा रहा हूँ। पॉजिटिविस्ट मींस दोज आर फॉलोइंग दी मेथड ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी जो फॉलो कर रहे हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी जो फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा यहाँ पे पॉजिटिविस्ट। आई होप ये जो चीज है आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में एक और स्कूल आता है, इसी के साथ में एक और स्कूल आता है, वन मोर स्कूल, इसी के साथ में एक और स्कूल है। इस स्कूल का नाम है, हम बोल सकते हैं इंटरप्रिटेटिव स्कूल, इंटरप्रिटेटिव स्कूल, ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन वाले मेथड में बिलीव करता है। और इस स्कूल के जो लोग हैं उनमें से हमारे जो मेजर थिंकर भी है उनका नाम है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। इन्होंने बोला वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं, वैल्यू रेलिवेंसी के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर? वी आर, वैल्यू रेलिवेंसी। नाउ व्हाट इज वैल्यू रेलिवेंसी? वैल्यू रेलिवेंसी क्या होती है? वैल्यू रेलिवेंसी माने रहे, जो सपोज कर लो ए बंदा है, ए बंदा यूएसए से आया, ए बंदा यूएसए से आया और कहां पे? इंडिया में रिसर्च करनी स्टार्ट की। इंडिया में रिसर्च करने के लिए गया, वहां पे उसने देखा कि कोई जो वेरी ओल्ड ब्राह्मण वॉज टेकिंग बाथ इन होली रिवर गंगा, वो भी सुबह के 2-3 बजे वहां पे बात ले रहा है इन दिसंबर। तो उसने देखा यार, वो उसने बोला, अज्यूम किया, उसने उसके मुंह पे ही बोल दिया कि भाई तू तो मर जाएगा, इतने ठंडे पानी में नहा रहा है दिसंबर में और तू बूढ़ा हो चुका है। तो इसका मतलब है जो इंडियन है, इंडियन बंदा था, उसने उसकी वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं की। वैल्यू रेलिवेंसी का मतलब है, इंटरप्रिटेटिव स्कूल का मतलब है, उसने बोला कि जो रिसर्चर है वो अपनी वैल्यूज को तो घर पे छोड़ के आएगा, मतलब जो उसकी यूएसए वाली वैल्यूज हैं उसको तो घर पे छोड़ के आना है आपने, लेकिन जहां पे आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हो वहां के लोगों की वैल्यूज को क्या करोगे? रिस्पेक्ट कर दो, ठीक है कि नहीं? तो भाई ये हो गया वैल्यू रेलिवेंसी। फिर एक और स्कूल आता है, एक और स्कूल आता है,
एक और स्कूल है जिसका नाम है यहाँ पे, उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, और वी कैन से एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, दोज बिलीव इन सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी अभी हमने बोला वैल्यूज। वो बोलते हैं कि चाहे वो ए इंसान यूएसए से आया, आपने बोल दिया आप अपनी वैल्यूज को घर पे छोड़ के आना, लेकिन वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, अपनी वैल्यूज को साथ में कैरी करेगा। हर एक बंदा अपनी वैल्यूज को साथ में कैरी करता है, कहीं ना कहीं पे वो अपनी आइडियोलॉजी को डाल ही देगा रिसर्च में, है कि नहीं। तो वो वाला स्कूल हो गया तीसरा। तो हमने अभी तक क्या क्या बात की, लेट्स रिवाइज। पहली चीज तो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिविटी माने वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी कब आती है, जब यहाँ पे रिसर्च क्या होगी, अनबायस्ड रिसर्च होगी। दिस इज आवर वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये क्या होगी, हमारी अनबायस्ड रिसर्च होगी। पॉजिटिविस्ट का ये काम है। दूसरा एक और स्कूल है जिसका नाम है इंटरप्रिटेटिव स्कूल। ये इसका जन्मदाता मैक्स वेबर वैल्यू रेलिवेंसी के ऊपर फोकस करता है। वैल्यू रेलिवेंसी माने जो बंदा कहाँ से आ रहा है, इंडिया में आया है, इंडिया के बंदे की जहां पे रिसर्च कर रहा है उसके बंदे की क्या करेगा, वैल्यू की रिस्पेक्ट करेगा। वैल्यू रेलिवेंसी। एक तीसरा स्कूल है जो सब्जेक्टिविटी, मतलब जो वैल्यूज है, जो रिसर्चर है वो अपनी कहीं ना कहीं पे डाल ही देगा, आज नहीं तो कल डाल देगा, कभी ना कभी तो डालेगा, क्योंकि रिसर्च एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, रिसर्च को बनने के लिए टाइम लगेगा, है कि नहीं। ठीक है जी। तो आई होप ये जो चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या भाई, किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस ना होना ऑब्जेक्टिविटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या है, कि किसी भी वैल्यू को गुड बैड, कि वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, वो मतलब कि भाई भाई वो अच्छा है, इस तरह की चीजों को छोड़ के, जैसे मैंने बोला ना कि एक तो एक ने बोल दिया वो ऑरेंज पड़े हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी है। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि भाई आई लव ऑरेंजेस, मतलब डिजायरेबिलिटी है वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 5 नंबर में क्या लिखोगे, ये वाली चीज है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सिविल विद आकाश, सेम है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी आर आइडियाज ऑफ एनी सोशल रिसर्च, जैसे मैंने बताया आपको, सोशल रिसर्च का पार्ट है। पहला ही चीज यहां से स्टार्ट किया था हमने, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीन वाले से, इससे ये वाली चीज। ठीक है कि नहीं भाई। तो ऑब्जेक्टिविटी इज द कैपेसिटी टू नोट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस एंड मेक एन ऑब्जर्वेशन विदाउट बाइसेस। कोई बाइसनेस नहीं चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा अनबायस्ड रिसर्च। will lead to what, value neutrality। value neutrality क्या है, कहता है is the ability of an individual to not consider any value as good or bad or desirable or undesirable। आई होप ये जो चीज आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है। तो इवन वेबर, यहाँ पे वेबर की बात भी की हमने, इंटरप्रेटिव स्कूल में वैल्यू रेलिवेंसी की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने जी यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेनी है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आपको सारा समझ में आई होप ये जो चीज है वो समझ में आ गई होंगी। एंड जब भी ये क्वेश्चन अब आगे आएगा तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। ठीक है कि नहीं राजीव। तो ये चीज आपने याद रखनी, सीधा सीधा लिखना था। ठीक है, जो बच्चे लिख के आए होंगे सीधा सीधा तो उसको बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने पहली, जब मैं बैच ले रहा था, देखो, जो यूपीएससी के सोशियोलॉजी के बैच है वो तो काफी ज्यादा लगाया है, एचएएस के जो बैच है उसमें हमने कुछ 4 या 5 बैच तो भी लगा दिए हुए हैं, है ना। तो उसमें मैं आपको बताऊं तो जो हमने नोट्स भी निकाल दिए हुए हैं, और नोट्स को बड़ा अच्छा आपने प्रोत्साहन बोलते हैं उसको, तो वो भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो आगे देखो। अब आगे ये वाली चीज मैं आपको खास तौर पे दिखाना चाहता था। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो स्क्रीनशॉट डाले हैं मैंने, कहाँ से उठा के डाले हैं, जो हमने पीडीएफ तैयार की हुई है सोशियोलॉजी की, जो सोशियोलॉजी की पीडीएफ है, वहां से हमने निकाले, वहां से हमने निकाल के यहाँ पे डाले। तो आप अगर 74-75 पेज नंबर अगर देखोगे उस पीडीएफ का, तो आपको ये ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का प्रॉपर प्योर चैप्टर सारा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिविटी रजे क्या हो गया, आई होप ये जो चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, पॉजिटिविज्म देखिए यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म करने की बात की जा रही है। इतना क्लियर होगी राजे बात। यहाँ पे बोलता है कि देखिए एक चीज और मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, जो यहाँ पे अभी पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब जितने भी वो सोशियोलॉजिस्ट जो सबसे पहले पहले आ गए, है ना, वो एक ही काम कर रहे थे भाई यहाँ पे। वो क्या काम कर रहे थे यहाँ पे, दे वर डूइंग वन वर्क। वो एक काम क्या कर रहे थे कि वो सोशियोलॉजी को साइंस बनाना चाहते थे। साइंस मतलब जनरल साइंस, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे साइंस का बहुत बड़ा बोलबाला हो रखा था। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू मेक सोशियोलॉजी आउट ऑफ साइंस। ठीक है, दे वांटेड टू मेक सोशियोलॉजी एज अ साइंस।
तो ये चीज बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें क्या है भाई, तो इसी वजह से आपको मैंने बोला ना कि जो साइंस को देखता है, जो ऑब्जेक्टिविटी को देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म। आई होप ये जो चीज आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या चीज है हमारे पास। यहाँ पे हमने कुछ पॉजिटिविस्ट जो लोग हैं उनके थोड़े बहुत मैंने नाम लिखे हैं, सारा नहीं लिखा, अगर आप देखोगे 74 पेज नंबर आपको सारे मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी करके बताना कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अगर कोई डाउट हुआ फिर भी आप कमेंट करना, तो मैं आपका जो डाउट है वो साथ के साथ में कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज इमाइल रखाइन, कई लोग इसको डरखेम कुछ भी बोलते हैं, तो आप अपने आपकी प्रोनाउंसिएशन है ना। तो जो ईडी है, ठीक है, ईडी है, तो उनके बारे में हमारे ये मेजर थिंकर है। ठीक है, हमारे ये क्या है, मेजर थिंकर, मेजर थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में, मेजर थिंकर है, यूपीएससी एज वेल एज हिंदी एचएएस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ही टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, मतलब जो भी हमारी जो चीजें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ईडी मेजर थिंकर, तो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, यही ढूंढने में अपनी सारी लाइफ है जो वो व्यतीत कर दी, और उनको बाद में पता चला द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट है क्या रहते, जो चीजें हम सोसाइटी में डे टू डे काम में हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा सोशल फैक्ट है। ठीक है, सोशल फैक्ट क्या है, रियलिटी, जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या है, सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट इज नथिंग बट अ रियलिटी। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये क्या है, क्या रियलिटी। ठीक है जी, सोशल फैक्ट इज रियलिटी। और जो रियलिटी है मतलब जो हम लोग हैं, जो हमारी बातें हैं, इट इज प्रेजेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी। बट ये जो सोशल फैक्ट है वो बोलते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फैक्ट है वो दो तरह का हो सकता है, एक सोशल होता है और एक होता है नॉन सोशल। सोशल जो फैक्ट है वो कौन सा होता है, ठीक है, और नॉन सोशल फैक्ट कौन सा होता है। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने क्या देखा सोशियोलॉजी का, वो सोशल फैक्ट है, तो जो नॉन सोशल फैक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, तो मैं इसको पहले आपको बता दूं। वो सोशल फैक्ट्स जिसका हमारी ऊपर कोई भी असर ही नहीं पड़ता, जो कॉन्टिन्यूटी है सोसाइटी की वैसी चलती रहती है, और वो चीजें हुए या ना हुए हमारे ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको मैं बोलता हूं नॉन सोशल फैक्ट। राइट, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन सोशल फैक्ट। ठीक है, और ये हर एक इंस्टीट्यूशन में आपको जो नॉन सोशल फैक्ट है वो देखने को मिलते हैं, नॉन सोशल फैक्ट। ठीक है, मतलब अगर देखिए ना सोसाइटी है तो वहां पे सोशल भी होंगे, नॉन सोशल भी होंगे, लेकिन नॉन सोशल इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू ईडी डेरकिम। ठीक है, लेकिन सोशल फैक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, इसको समझते हैं। नॉन सोशल फैक्ट, सपोज एक क्लासरूम है, ठीक है, ये एग्जांपल के साथ में आप समझिएगा। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर सपोज नंबर वन हम बात कर रहे हैं कि आप क्लास में बैठे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट उसको सुन रहा है, ठीक है, लिसनिंग एंड राइटिंग इन दी कॉपी। ये तो नॉर्मल चीज हो गया, यही तो चलता है भाई क्लास में, यही तो होएगा ना। हम इसको बोलते रहे नॉर्मल सोशल फैक्ट, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सोशल फैक्ट। ठीक है जी, नॉर्मल सोशल फैक्ट, क्योंकि इससे तो जो सोसाइटी है वो चलती है, आगे चल रही है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा नॉर्मल सोशल फैक्ट हो गया। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आ गई होगी। नंबर टू एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर टू एग्जाम्पल है, यहाँ पे टीचर है, टीचर कुछ बोल रहा है लेकिन स्टूडेंट पीछे बैठ के नाच रहा है, ठीक है, नाच गाने कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। मतलब ये जो चीज है मेरी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करेगी, कहीं ना कहीं पे मुझे मुश्किल में डालेगी। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बच्चा नाच रहा है, तो बच्चे नाचने वाले को देखेंगे, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल सोशल फैक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि ये सोशल फैक्ट का ही क्या हो गया, पार्ट हो गया। सोशल फैक्ट के दो पार्ट हो गए, वन इज नॉर्मल एंड सेकेंड इज एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आई होगी। फिर तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब टीचर कुछ पढ़ा रहा है, सपोज टीचर कुछ पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है, हैविंग वाटर इन इन द क्लास। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई अपनी बॉटल है उसके पास में, तो पानी पी रहा है, तो मेरी कॉन्टिन्यूटी को कोई ब्रेकेज नहीं है, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे,
तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन सोशल फैक्ट। तो नॉन सोशल फैक्ट है जो, वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मुझे क्या है पानी पियो ना पियो भाई, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो मुझे ये चीजें सीखने को मिली, एक नॉर्मल, एक क्या हो गया एबनॉर्मल। जब कोई एबनॉर्मल होता है सोसाइटी में सोशल फैक्ट, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो चीजें हैं वो दूसरी आ जाती है सोसाइटी में, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। और ये जो सोशल फैक्ट है इसको कलेक्ट हमने कैसे करना है, इसको हमने कलेक्ट करना है विद दी ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब कि साइंटिफिक मेथड से हमें कलेक्ट करना है। साइंटिफिक मेथड माने कि क्वांटिफिकेशन से, मतलब क्वांट से, नंबर्स आर हेयर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी रख के हमें इसको क्या करना है, काउंट करना है, तभी हम उसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। किसी और की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी है यहाँ पे नहीं करनी, ना ही आपने अपनी वैल्यूज डालनी है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिविस्ट पहला आ गया, इमिल एमाइल डर्कheim, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो नाम आता है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। आई होप ये जो नाम है आपने पहले सुन रखा होगा, ठीक है, काफी जगह पे आपने सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स किस चीज के बारे में बात करते हैं देखते हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है और मैंने लिखवाया वो यहाँ पे कि जो कार्ल मार्क्स है वो क्या है, पार्टली पॉजिटिविस्ट है। मतलब पॉजिटिविस्ट तो है, और पॉजिटिविस्ट कौन सा होता है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बिलीव करता है, जो अपनी वैल्यूज को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेगा, ठीक है जी, जो अपनी वैल्यूज को नहीं इंक्लूड करेगा। मोर ओवर जो अपना पॉजिटिविस्ट है वो क्या करता है, वो यहाँ पे अपनी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान देता है, ठीक है, वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। और यहाँ पे वो हर एक चीज तभी प्रोवाइड करेगा जब वो यहाँ पे डेटा को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आई होप ये जो चीज आपको पता लगी होगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को यहाँ पे रखना है, वैल्यूज को अपनी नहीं इंक्लूड करना, जो भी आपकी वैल्यूज हो ऑब्जेक्टिविटी को देखना और डेटा कलेक्शन करनी है, तभी आपको रिसर्च प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करनी। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आई होगी। देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे एक थ्योरी दिया, उसने ह्यूमन सोसाइटी को डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब और किसके बेसिस पे किया, उसने डेटा कलेक्ट किया, he collected data, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज, ही कलेक्टेड डेटा। और डेटा कलेक्शन के बाद में उन्होंने क्या बताया, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्शन के बाद में उन्होंने बोला जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कुछ यहाँ पे 5 तरह से हमें देखने को मिलती है, 5 टाइप्स, ठीक है, उसकी 5 टाइप्स हैं। और इस चीज का बेसिस क्या थे, बेसिस वर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी सोसाइटी है वो कुछ 5 तरह की हो सकती है। एक है प्रिमिटिव सोसाइटी, नंबर 2 इज एंशियंट सोसाइटी, नंबर 3 इज फ्यूडल सोसाइटी, नंबर 4 इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आप समझना कि ये पार्टली क्यों है, मतलब आधा पॉजिटिविस्ट क्यों है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एंड नंबर 5 इज सोशलिस्ट सोसाइटी, और वी कैन से कम्युनिस्ट सोसाइटी। आई होप ये जो चीज आपको क्लियर होगी। अब नाउ आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आई होप ये चीज पता है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने लैंड, ये वो सारा कुछ, वो क्या आ गया हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया। जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसमें उसने बोला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम थी सबके पास। प्रिमिटिव सोसाइटी क्या थी राजे, ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई फ्रूट खाना है तो उसके हर एक बंदे के पास सेम पत्थर है, पत्थर मारो और फ्रूट उतारो खा लो, ठीक है। वो पत्थर टूट गया, नया पत्थर बनाना है तो सबके पास वही सेम टेक्निक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबके पास सेम था, किसी के पास कुछ ज्यादा या किसी के पास कुछ कम नहीं था। ये मार्क्स बोल रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्रिटिसिज्म जब हम करेंगे आपको लगेगा मार्क्स को बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बातें करके गए, लेकिन बड़ा अच्छी बोल के गए चीजें, ठीक है। देखिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबके पास सेम था, तो वो सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी, और ये थी क्लासलेस सोसाइटी। इसको पता कहां से लगा, ये सोसाइटी पहले आ चुकी थी, डिफरेंट सोसाइटीज में गया, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज में, वहां से डेटा कलेक्ट किया, डेटा को इंटरप्रिटेट कर दिया। फिर आती है हमारे पास एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट सोसाइटी में अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो गया, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या आ गया, स्लेव। मतलब जब यहाँ पे स्लेवरी स्टार्ट होगी तो मास्टर और स्लेव का यहाँ पे रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे जो क्लासलेस सोसाइटी थी वो कन्वर्ट होगी कौन सी सोसाइटी में, क्लास सोसाइटी में। मतलब एक तरह की यहाँ पे क्लास आ गई, ठीक है जी। फिर आती है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगेन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, ये नोट्स में भी है, और अगर आपने करना है कहीं कभी, अगर सारी सोशियोलॉजी करवाएंगे है ना, 2-3-4 महीने में,
होएगी वो तो मैं आपको तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज ये लंबा प्रोसेस है, कैसे चेंज हुआ तो मे बी नोट्स में लिखा होगा। हाँ नोट्स में लिखा होगा, आप एक बार चेक कर लेना। कार्ल मार्क्स का जो चैप्टर है मेजर थिंकर में करवाया हुआ है ना। हम देखो फ्यूडल ऑफ जो फ्यूडल था उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड था भाई। और जब लैंड आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए और क्या आ गए यहाँ पे पीजेंट्स आ गए। तो यहाँ पे भी क्या होगी, क्लास सोसाइटी। कैपिटलिस्ट है मतलब मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे कैपिटलिस्ट हो गए। दूसरी कौन सी क्लास होगी, लेबर क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारा चेंज हो गया। तो यहां तक तो ठीक था, क्योंकि तब यहां तक तो नंबर 4 तक तो डेटा प्रेजेंट था, डेटा कलेक्ट किया, इंटरप्रिटेशन क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। लेकिन अब ये पार्टली पॉजिटिविस्ट बन जाएगा। अब ये अपनी आइडियोलॉजी डाल देगा, अपना दर्द डाल देगा यहाँ पे। ये वाले फेज के बाद में, नंबर 4 के बाद में अपना क्या कर देगा, यहाँ पे दर्द डाल देगा और यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी डाल देगा। और ये बोलता है कि जितने भी लेबर क्लास है, दी वर्ड ऑफ द लेबर शुड यूनाइट। ठीक है, जो लेबर क्लास है पूरे वर्ल्ड की वो यूनाइट हो और वो कैपिटलिज्म को क्या कर दे, खत्म कर दे और इस्टेब्लिश कर दे किस चीज को, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर दे। क्योंकि ये वाली में सारा कुछ सरकार चलाएगी, कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर दे, नॉट ओनली सोशलिज्म। पहले सोशलिज्म और फिर थोड़े टाइम बाद कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करे, और तभी क्या बन पाएगी सोसाइटी, क्लास लेस बन पाएगी। लेकिन पहली चीज, ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं बताया कि अगर यहाँ पे क्लास सोसाइटी, अगर लेबर के साथ धक्का हो रहा है, अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव तो होएगा। कोई प्रोटेस्ट कर देते हैं, कभी लेबर को मना लेते हैं, भाई लेबर को बोल देते हैं तो अपनी सैलरी इंक्रीज करवा ले। वो वाली चीज प्रोवाइड नहीं की, अपनी आइडियोलॉजी डाल दी, कहता कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दो और एस्टेब्लिश कर दो सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को, तो सोसाइटी क्या बन जाएगी, क्लास लेस बन जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब ये तो डेटा है ही नहीं था। ये तो जब होएगी तब पता चलेगा क्लासलेस बनेगी या नहीं बनेगी। अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, एंड दैट्स व्हाई पार्टली पॉजिटिविस्ट। तो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी जो रिसर्च है, वो बिल्कुल ही अनबायस्ड होनी चाहिए। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिविटी वाली जो चीज है वो समझ में आ गई। फिर कुछ क्रिटिसिज्म मैंने लिखवाया हुआ है पॉजिटिविज्म का, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का। पीटर बर्जर ने बोला है कि ये जो फैक्ट्स आप दे रहे हो, मतलब आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हो, आप फैक्ट्स के ऊपर ही काम करते हो पॉजिटिविस्ट वालों, क्या ये फैक्ट्स कहाँ से आते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो है नहीं कभी ऊपर से गिरते हैं ये। ठीक है, ये देखिए, फेल फ्रॉम द स्काई, नहीं ऊपर से नहीं गिरते भाई, ये कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है इनका कुछ। और ये जो पॉजिटिविस्ट है, दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट्स अकर इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब टाइम एंड स्पेस में हो रहा है। ठीक है, तो वो इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। फैक्ट मतलब मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, फैक्ट चेंज हो जाएगा। तो आप तो बोल रहे हो कि एक बार मैंने जो फैक्ट कलेक्ट कर लिया वो सदा के लिए वही बनेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हैबमर्स हैं, उनको भी मैंने लिखवाया हुआ है। तो एक बार आप पढ़ोगे उन नोट्स को, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपकी हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं फिर, अब उसी तरह से जैसे हमने पॉजिटिविस्ट का किया, वैसे ही हमारे पास में नॉन पॉजिटिविस्ट है भाई। ठीक है, नॉन पॉजिटिविस्ट माने जो कि फॉलो करेंगे किस चीज को, सब्जेक्टिविटी को फॉलो करेंगे। जो सब्जेक्टिविटी वाले हैं उसमें दो चीजें आती है राजे, वन इज रिजेक्शन, रिजेक्शन टू पॉजिटिविज्म, मतलब जिन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ पॉजिटिविज्म, वो कहते हैं पॉजिटिविज्म है जो वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ठीक है, पॉजिटिविज्म। एंड एक है यहाँ पे रिवीजन, रिवीजन टू पॉजिटिविज्म। ठीक है, रिवीजन टू पॉजिटिविज्म, रिवीजन टू पॉजिटिविज्म। जो रिजेक्शन है पॉजिटिविज्म की, उसमें हमारे पास आती हैं दो चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी। जो कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी के बिना जो बात है वो बन ही नहीं सकती। फिर एक है रिवीजन, मतलब फिर एक है रिवीजन। रिवीजन में क्या बोला कि आपको पॉजिटिविज्म आपका ठीक होएगा, लेकिन उसको रिवाइज करो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को क्या कर चुके हो, आपने देखा ही नहीं, आपने मिस कर दिया हुआ है। जॉर्ज सेमल, ठीक है इनका पहला नाम, उन्होंने बोला जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोशियोलॉजी की बात करें, अब अगर मैं दो चार किताबें पढ़ के ऐसा बोल दूं कि यार मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मतलब मेरे से ज्यादा किसी को आता नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, है ना। या चाहे आज हमने नोट्स निकाल दे, चाहे कल को कोई किताब भी निकाल दे, तब भी ऐसा थोड़ी ना कि भाई हमसे ऊपर किसी को आता नहीं है, बहुत को बहुतों को आता होएगा, है ना। तो इसी वजह से जो नॉलेज है वो क्या है, सब्जेक्टिव है, उन्होंने ये बोला। तो ये तो ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है। ठीक है, विच मीन्स क्या,
मतलब मोर यू नो, मतलब जितना हम ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर हमें लगेगा यार वो तो पहले तो कुछ आता ही नहीं था, लेस यू नो। ठीक है, एंड लेस यू नो यू मोर यू वांट टू नो, मतलब हमें लगेगा यार और होनी चाहिए। सो नॉलेज है जो, वो क्या है, एक सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज होते हैं जब हम सब्जेक्टिव चीज की बात करते हैं, तो जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। सो रियलिटी है जो कैनॉट बी स्टडीड इन टोटलिटी, मतलब जो रियलिटी है वो उसको हम टोटलिटी में स्टडी नहीं कर सकते। जैसे वो बोल रहे थे कि हम सारी रियलिटी को स्टडी कर देंगे विद ऑब्जेक्टिविटी, दे कैन नॉट स्टडी रियलिटी इन टोटलिटी। ठीक है, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स द सेंस इज मेड आउट ऑफ रियलिटी, जो सेंस है वो हमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, वो कहाँ से आ रहा है, सब्जेक्टिविटी से आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो चीज है, तो ये आती है रिवीजन में। रिजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, जिन्होंने बोला सब्जेक्टिविटी के बिना जो बातें हैं वो कभी बनेंगी ही नहीं, सब्जेक्टिविटी के बिना, है ना, सब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये जो चीज है आपको समझ में आया होगा अच्छे वे से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, 5 मार्क्स का, हमने बड़ा छोटा लिख दिया। 15 मार्क्स में आपने के लिए, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है भाई। आप एक बार नोट्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास मोर देन इनफ डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स भी देख लेना। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा होगा, क्लियर है जी बात? ठीक है, चलिए, तो मैं ऊपर ऊपर से नहीं कर रहा डिस्कस। अगर आपने पहले भी कुछ मैंने मतलब देखी ना, अगर मेरा यूट्यूब चैनल है या फिर मेरा कुछ इंस्टीट्यूट करके है या कोई भी चीज है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट वाला है, तो जब भी वो कुछ चीज करने लगते हैं तो एक बार तो थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं। तो मैंने जब देखा डिस्कशन तो वो ऊपर ऊपर से निकाल रहा है, तो वो ठीक है। आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी होगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या था, मुझे भी नहीं याद, देखते हैं। बनाया तो हुआ है लेकिन वो उतना याद नहीं है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पे, देखते हैं। क्वेश्चन था भाई, अगला क्वेश्चन है नंबर 2। देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिन द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। मतलब कि जो फैमिली है हमारा, एक तो ये कीवर्ड हो गया फैमिली। ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है वो कौन सा हो गया यहाँ पे, फैमिली। एक तो मेरा ये कीवर्ड हो गया, फैमिली हो गया। ठीक है, फैमिली मेरा कीवर्ड हो गया। अब हमने उसको क्या करना, क्या है यहाँ पे, जो फंक्शनलिस्ट व्यूज है, मतलब फंक्शनलिस्ट जो थिंकर है। ठीक है, एक तो हो गए पॉजिटिविस्ट, वो आपको समझ में आएगा। नॉन पॉजिटिविस्ट वो भी आपको पता लगे, मतलब सब्जेक्टिविटी वाले, ऑब्जेक्टिविटी पता लगी, सब्जेक्टिविटी पता लगी। इसी तरह से एक होता है फंक्शनलिस्ट, एक होता है नॉन फंक्शनलिस्ट। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। या फिर डिसफंक्शनलिस्ट जिसको बोलते हैं, डिसफंक्शनलिस्ट, ज्यादा टर्म आपने अगर सुनी होगी तो डिसफंक्शनलिस्ट। ठीक है, तो वन इज फंक्शनलिस्ट एंड सेकंड इज डिसफंक्शनलिस्ट। तो फंक्शनलिस्ट व्यू हो गया, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फैमिली। ठीक है, हाउ डू दस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग फैमिली इन प्रेजेंट टाइम, तो आज के टाइम पे कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 10-10, मतलब इसको भी उतना ही हमने वेटेज देनी है, इसको भी अपने हमने उतनी ही वेटेज देनी है। सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं हम, तो 8 के 8 डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सा छोड़ सकते थे। जैसे अकॉर्डिंग टू आर नोट्स ऑल्सो, के नोट्स में कौन सी चीज नहीं करवाई तो उसको स्किप करना पड़ेगा, तो आपके पास बड़े ऑप्शन रहेंगे। 5 ही तो क्वेश्चन करने हैं, 3 तो हमने छोड़नी है। एक पहले वाला क्वेश्चन इजी रहता है, कुछ खास नहीं है, काफी टाइम से पहला क्वेश्चन ही बनाते आ रहे हैं उसको। तो अगर हमने 5 से 7 साल के अच्छे वे से लिख रखे हैं पहले से, तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, आगे चलिए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हमने ना एक फोटो मैंने बनाई है, तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। तो पहले तो वो हमें समझाना क्या चाह रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें वो दिखाना क्या चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है फैमिली का, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन दी फैमिली। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब है जी, 2 तरह के थिंकर होते हैं, एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, वी आर हैविंग 2 काइंड ऑफ थिंकर्स। ठीक है, फंक्शनलिस्ट होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कास्ट है। ठीक है, कास्ट को भी वो बोलेंगे यार फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, मतलब कि ठीक है वे फंक्शनल है, इसको अगर हम बंद कर देंगे कहीं ना कहीं पे तो हमें मुश्किल आएगी। ठीक है, तो इस तरह की वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 कास्ट हो गया, जैसे फिर नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, फिर फैमिली लगा लो। ठीक है जी, फैमिली, फैमिली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उस चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं, फंक्शनिस्ट वाले उस चीज की क्या बताते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो दे विल बी टेलिंग अस इंपॉर्टेंस। ठीक है, नंबर 3, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कास्ट हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, तो उनके हिसाब से कोई ना कोई उसका क्या रहेगा, पार्लियामेंट हो गया, कोई ना कोई क्या रहेगा, उनका फंक्शन रहेगा। दैट्स वाई उनका नाम क्या, फंक्शनिस्ट। फंक्शनिस्ट में अगर मैं दो बहुत मतलब उस तरह के थिंकर की बात करूं यहाँ पे, कि
जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो टालकट पार्सन, ठीक है, हमारे मेजर थिंकर हैं। ड्रखाइम एंड ड्रखाइम, दो तरह के, एक हो गए टालकट पार्सन और एक हो गए ड्रखाइम, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। उसी तरह से डिसफंक्शनलिस्ट होते हैं। डिसफंक्शनलिस्ट में अगर आप पहला नाम मैं आपको बताऊं तो वो कौन है, कार्ल मार्क्स। इनको लगता है सारी चीजें क्या है, मतलब खिलाफ ही है, जिंदगी दुनिया में कुछ ठीक है ही नहीं, तो वो वाली चीज होगी, ठीक है। तो वो डिसफंक्शनलिस्ट, तो मैं इसी वजह से अकेला अगर मैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स भी लिख दूंगा तो वो जितने भी मार्क्सियन है, ठीक है, मार्क्सिस्ट है, जो मार्क्सियन आइडियोलॉजी, मार्क्स की आइडियोलॉजी को देख रहे हैं, तो वो भी डिसफंक्शनलिस्ट ही एज सच आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको आई होप जो कॉन्सेप्ट है पहले तो ये क्लियर हुआ। अब फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव फैमिली के ऊपर, फैमिली आपको पता क्या होता है ना, परिवार, तो उसके ऊपर फंक्शनलिस्ट व्यू किसने दिया, जिसने बोला कि भाई फंक्शन ही बहुत ज्यादा है, बड़े हैं, कि फैमिली के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, वो वाली चीज किसने बोली है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो बात हम करेंगे यहाँ पे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मुडॉक, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मुडॉक, MURDOCK, मुरडॉक, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं क्या चीज है। नंबर वन यहाँ पे हमने लिखा मुरडॉक, ठीक है। इन्होंने चार बेसिक फंक्शन बताया। पहली चीज तो इकोनॉमिकल फंक्शन है फैमिली का, मतलब जब आपके पास में कोई भी पैसा नहीं होता तब भी आपको खाना मिल जाता है, ठीक है, तभी आपको पैसे मिल जाते हैं, तो एक इकोनॉमिकल फंक्शन उन्होंने किसका बताया यहाँ पे, फैमिली का बताया, नंबर वन। नंबर टू यहाँ पे उन्होंने सोशल फंक्शन बताया, मतलब कि सोसाइटी में आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से रहना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, रिलेशंस का इंपॉर्टेंस बताना, माता पिता ये वो सारा कुछ बताना, वो फैमिली का काम है। प्राइमरी मतलब सोशलाइजेशन का काम भी फैमिली करती है। नंबर थ्री यहाँ पे जो मोनोगेमी है, मतलब एक के ही साथ में यू हैव टू मेक सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है। तो वो वाली भी चीज यहाँ पे कौन बता रहा है, यहाँ पे फैमिली ही हमें जो है वो प्रोवाइड कर रही है, मोनोगेमी और वी कैन से सेक्स ड्राइव। नंबर फोर रिप्रोडक्टिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आपको पता ही है कि अगली जनरेशन को बढ़ाने वाली जो चीजें, फैमिली, ठीक है जी। तो मैरिज करके हमारी क्या बनती है, फैमिली बनती है। तो फैमिली ही जो जो चीजें हैं वो हमें चार बेसिक फंक्शन उन्होंने मोडॉक ने बता दी। इतना क्लियर, आई होप ये जो चीज आपको समझ में आ गया होएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम क्रिटिसिज्म की भी बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है अगर मैं आपको बताऊं, क्रिटिसिज्म चलो बाद में देखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं आगे। नंबर टू आता है हमारे पास में पार्सन। जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई जो फंक्शनलिस्ट अगर आप कोई भी नहीं लिखोगे, पार्सन और डिरखाइम लिख दिए वो भी बहुत है भाई, ठीक है। नंबर टू आता है हमारे पास में पार्सन। पार्सन ने बोला कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, देवर एक्सटेंडेड फैमिलीज। एक्सटेंडेड फैमिलीज राजी पता कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अगर आपने अपने साथ में नोट्स में बनाना है कुछ तो देख लेना। यहाँ पे कोई विलेज है, यहाँ पे कोई फैमिली रह रही है, ठीक है। इसमें कुछ आप मान के चलो 8 मेंबर है, इसमें से कोई 2 मेंबर किसी अर्बन एरिया में चले गए, ठीक है, वो वहां पे रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ वर्क वहां पे चले गए। लेकिन जो भी दुख सुख की बात है, जो भी फंक्शन है, कोई भी रिलीजियस है, कोई भी फंक्शन है, वो दोबारा से अपने विलेज में जाते ही जाते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं पे जाते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये जो फैमिली के फंक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो पार्सन की फंक्शनल फिट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली ये प्री इंडस्ट्रियल में तो ये चलता था, लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गया तो यही फैमिली क्या बन गई, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। मतलब दे नो हाउ टू डील विद दिस, ठीक है। लेकिन जो फिट है वो तो बोल रहे हैं कि जो फंक्शनल फिट थ्योरी है, मतलब जो जिसका फंक्शन है वो उसी तरह से फिट हो जाता है, फैमिली भी उसका एक पार्ट उन्होंने बोला है। लेकिन वो कहते हैं जो फिट वाली थ्योरी आप दे रहे हो उतना नीट नहीं है, कहीं ना कहीं पे आप बोल रहे हो कि फंक्शनल के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अगर इतना ज्यादा नीट नहीं है यहाँ पे, लड़ाइयाँ मार पिटाइयाँ, ठीक है, कहीं बार बहुत ज्यादा माहौल खराब होना, वो सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं इवन इन दी न्यूक्लियर फैमिलीज ऑल्सो, ठीक है। तो फैमिली उतना फंक्शनल नहीं है। बंदे के दिमाग का अगर वो कह रहा है कि वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे पार्सन का अगर मैं बात करूं तो पार्सन ने अपने एजिल मॉडल में भी बताया कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट ये वाली जो चीजें हैं वो सारा कर देता है। लेकिन कई बार बोला जाता है, देखा जाता है कि जो फैमिलीज है दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे टेंशन मैनेजमेंट नहीं, टेंशन प्रोवाइडर का भी काम कर देते हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। सेम क्रिटिसिज्म आप मुडॉक में भी कर सकते हो।
कि इकोनॉमिक में कई बार जो फैमिलीज हैं अगर बड़ी हो या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहती हो तो जितनी भी इनकम है वो वहां पे चली जाती है। सोसाइटी में, सोशल में कई बार किसी इंसान का काम जो मन है वो कुछ और करने का होता है, लेकिन वो उससे करवा कुछ और देते हैं। ठीक है, मोनोगेमी में मतलब उसको अपनी चॉइस के हिसाब से जो पार्टनर है वो नहीं ढूंढ देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेशर ऑन द पर्सन, ठीक है, कि जो बच्चा है वो हो या जैसे भी करके, तो जो फैमिली का पार्ट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देर आर सम काइंड ऑफ फंक्शंस एज वेल एज क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज बोला था, तो मैं पहले फंक्शन बता रहा हूँ, साथ साथ में क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें क्रिटिकली एनालाइज में नोट ओनली हमने नेगेटिव पॉइंट बताने होते हैं। कई बार हमारे मन में होता है कि सिर्फ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर हम आगे देखते हैं तीसरी जो चीज है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि फैमिली हमेशा से एक जो चीज वो करती आ रही है वो क्या है, नंबर 3 अगर हम यहाँ पे देखे रहे, नंबर 3 जो पार्ट है हमारा वो क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, नंबर 3 जो पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, नंबर 3 के जो फैमिली है वो हमेशा से प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम करती है। मतलब चाहे जो चीजें हैं वो कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, चाहे वो जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, सोसाइटी का क्या से क्या बन जाए, लेकिन फैमिली हमेशा आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन देगी। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है जी, कि जो बच्चा है वो एज अ एनिमल ही आता है एक तरह से, मतलब उसको कुछ नहीं पता किसको मम्मी, किसको पापा, किसको भैया, किसको बहन, कौन सा रिलेशन मेरा कैसा है, किसके साथ में मुझे मैरिज करनी, किसके साथ में नहीं करनी, किसके साथ में आई हैव टू मेक सेक्सुअल रिलेशंस, किसके साथ में नहीं, उसको सारा कौन बताएगा? सोशलाइजेशन से ही हमें पता चलता है, सोसाइटी ही बताती है। और वो सोसाइटी में सबसे पहला पार्ट कौन है आपको वो चीजें बताने वाला, वो है फैमिली। ठीक है, तो वो ये जो चीजें आपने याद रखनी है। और उन्होंने बोला कि टू इररिड्यूसिबल फंक्शन है फैमिली के। पहला तो हो गया हमारे पास प्राइमरी सोशलाइजेशन, और सेकंड हो गया हमारे पास स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटीज, मतलब वॉर्म बाथ थ्योरी, मतलब जो अडल्ट पर्सनालिटीज है उनकी स्टेबलाइजेशन का काम है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म, यस, मैंने क्या बोला था, मार्क्सिस्ट। ठीक है जी, मार्क्स जी आए यहाँ पे, मार्क्सिस्ट आए, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मतलब जो मार्क्स की आइडियोलॉजी के साथ में पढ़े और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके चेंज कर लिया, वो वाली चीज। उन्होंने बोला कि भाई जो वीमेन है दे आर टेकर्स ऑफ शिट, मतलब क्या है कि वो जो सारा काम है कहीं ना कहीं पे वो विमेन को ही करना पड़ता है, तो फैमिली में जो रोल है विमेन का वो कहीं ना कहीं पे कुछ और आ जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज आज जो आपने याद रखनी है। उसी तरह से अगर हम ये वाले क्रिटिसिज्म की बात करें, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है, एक्सप्रेसिव इंस्ट्रूमेंटल, तो एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स का हमें पता चलता है। विमेन ने क्या करना, मैन ने क्या करना, वो सारी चीजें पता चलती है। लेकिन अगेन यहाँ पे कौन आते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, वो बोलते हैं पेट्रियार्कल है, ऑप्रेसिव और आइडियोलॉजिकल है। ठीक है, तो फैमिली में ये चीजें वो कहते हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है, जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी चीज जितनी मर्जी जो है वो अच्छी हो, लेकिन अगर मार्क्सियन आइडियोलॉजी या मार्क्स वाले बंदे या मार्क्स खुद आ गया वहां पे, तो वो बोलेगा ये क्या है, यहाँ पे गंदा किया हुआ है काम, है ना। तो इस वजह से आपने ये जो चीज है यहाँ पे याद रखनी है। तो आई होप ये जो चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ओवरऑल इवेल्युएशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, लिंक टू न्यू राइट पार्सन की थ्योरी लिख दो, मोटॉप लिख दो, ये वो लिख दो जो हमने डिस्कस किया है। नेगेटिव में जो जो हमने देखा कि फेमिनिज्म का डार्कर साइड ऑफ फैमिली, लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो सारी जो चीजें हैं, ठीक है, फाइट्स बिहाइंड दी बिकॉज ऑफ द लैंड, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आज की सोसाइटी में इसका कुछ फंक्शन है तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट है जी, ये है वो है, बच्चों को संभालने का काम, सारा जो चीजें है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये जो चीज आपको समझ में आएगी होगी, और आपके अगर इस तरह से लिखा होएगा आंसर बड़े अच्छे वे से, कुछ ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह बनाई होगी, तो अच्छा मार्क्स मिला होएगा, मुझे लगता है अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, अभी तो मिला होएगा तो क्या। ठीक है, तो राजी एक और जो चीज है, हमने एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम अभी यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्लीट किया। तो नंबर 1 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, फंक्शनिस्ट व्यू, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली और अंडरस्टैंडिंग फैमिली इन द प्रेजेंट टाइम्स, वो हमने बात किया। ठीक है, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वाली जो चीज है वो है। नंबर 3 जो हम अभी जो अगली क्लास में, मतलब अगले जो वीडियो में जो डिस्कस कर रहे होंगे वो कौन सा होएगा, यहाँ पे रिलीजियस pluralism in order of present day society is explained by giving suitable examples।
मैंने आपको पहले ही बताया राजे कि दो दो करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे वे से हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो आपने इस चीज को अच्छे वे से देखना है, कोई डाउट होगा पूछना है, ठीक है। अगर समझ में आएगा, कुछ अच्छा लगा, इनिशिएटिव अच्छा लगा, तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं तो कई बार जो वीडियो है वो बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाती, आई होप, लेकिन आप पहुंचा दोगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स और पढ़ते रहो अच्छे वे से। कोई भी डाउट है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वैसे तो वो कर सकते हो, लेकिन जो डाउट है आप पूछ सकते हो। कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है जरूर, और शेयर भी करना है। और डू नॉट फॉरगेट टू subscribe our official YouTube channel Civils with Akash. We are now on the Instagram also, and on Instagram also we are now the family of more than 6,000 people, ठीक है। तो टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।